इसको हम एक एग्जाम्पल की दृष्टि से समझने की कोशिश करें साथियों। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी वस्तु है और उन वस्तुओं की संख्या कितनी मानी हमने 5, लेकिन इस वस्तुओं की जिनको आवश्यकता है उन सदस्यों की संख्या कितनी है 20। टोटल वस्तु हमारे पास 5 है, लेकिन इस वस्तु की मांग कितनी है 20 सदस्य है तो 20 होगी, लेकिन हमारे पास उत्पादन कितना है मात्र 5 का और शाने वाले कितने 20। तो इन वस्तुओं को कौन सा व्यक्ति खरीद पाएगा? जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देगा तो साथ ही इस वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई नहीं हुई? वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई, और जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी तो उसे हम क्या कह रहे हैं? मुद्रास्फीति कह रहे हैं। मुद्रास्फीति कहा ना, लेकिन मुद्रास्फीति या मूल्य में वृद्धि क्यों हुई? किसके कारण हुई? मांग के कारण, क्योंकि वस्तु कम है और मांग कैसी है? ज़्यादा है। जब मांग के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे। क्या कहेंगे? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे। फिर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहेंगे? माना कि एक वस्तु जिसकी लागत 85 रुपये हुआ करती थी, परिस्थितियां बदली तो उसी वस्तु की लागत में क्या हो गई? वृद्धि हो गई साथियों। और उस वस्तु को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में कितनी लागत आने लगी? 100 रुपये की। जब 100 रुपये की लागत आने लगी तो साथियों इस वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब वो वस्तु 85 में बनती थी, उसमें 85 जो लागत आती थी, वस्तु को बनाने में 85 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता था, तो उसको जो बेचा जाता था कितने रुपए में? 100 रुपये में। लेकिन जब वस्तु में लागत ही 100 रुपये आ रही है तो क्या उसे 100 रुपये में बेचा जाएगा? अब इसे कितने में बेचा जाएगा साथियों? माना कि 125 रुपये में। तो इस वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई नहीं हुई? पहले वो वस्तु कितने में आती थी? 100 रुपीज में आती थी। आज कितने में आ रही है? 125 रुपीज, 125 रुपये में आ रही है। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 25 रुपये की। किस में हुई? मूल्य में वृद्धि हुई साथियों। मूल्य में वृद्धि को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। लेकिन ये जो मूल्य में वृद्धि हुई 100 के स्थान पर 125 हुआ, किसके कारण साथियों? लागत बढ़ने के कारण। जब लागत में वृद्धि के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हुई तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। यहां तक किसी को डाउट? अगर है तो साथियों कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। आगे हम चर्चा करेंगे साथियों मुद्रास्फीति के कारणों के संदर्भ में। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हुआ? मुद्रास्फीति के कारण। डियर स्टूडेंट्स, मुद्रास्फीति का कोई सुस्पष्ट कारण नहीं होता।
या मैं ऐसे कहूं कि कोई इसका सुनिश्चित कारण नहीं है, ये अनेक जो कारण होते उनका क्या होते हैं, संयुक्त परिणाम। गौर फरमाइए साथियों, मैंने कहा कि मुद्रास्फीति के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता, या इसका कोई एक सुस्पष्ट कारण नहीं है, या इसका कोई एक सुनिश्चित कारण नहीं है। ये अनेक कारणों का क्या होता है, संयुक्त परिणाम। मुद्रास्फीति जो मूल्य में वृद्धि होती है साथियों, इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं है, इसके अनेकों कारण होते हैं। उन अनेकों जो कारण हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण उत्तरदायी जो कारण हैं उनमें पहला पॉइंट लेंगे हम साथियों, वो होगा मुद्रा की पूर्ति में तेजी से वृद्धि। इसके लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण जिनमें साथियों पहला कौन सा है, मुद्रा में या मुद्रा की पूर्ति में तेजी से वृद्धि प्यारे बच्चों, अनेक जो अर्थशास्त्री हैं इन अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मुद्रास्फीति का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है या कारण है, वो कारण क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति में तेजी से वृद्धि। क्या समझे आप? अनेक अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि मुद्रास्फीति जो होती है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है, वो महत्वपूर्ण कारक क्या है, मुद्रा की पूर्ति में तेजी से वृद्धि। जब मुद्रा की पूर्ति तेजी से होगी तो साथियों उस देश की मांग में या समग्र मांग में क्या होगी, वृद्धि। जिस देश में मुद्रा की तेजी से वृद्धि होगी, पूर्ति होगी साथियों, तो सीधी सी बात है उस देश में जो मांग है उस मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। वस्तु और जो सेवाएं हैं, इन वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा कैसी होती है, अधिक। देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा कैसी होती है, अधिक होती है, तो साथियों इनमें इम्बैलेंस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ना कि बैलेंस की।
इनमें असंतुलन हो जाते हैं क्योंकि मुद्रा में वृद्धि के कारण मांग बढ़ेगी, लेकिन वस्तु और जो सेवाएं हैं इनकी संख्या कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो साथियों पूर्ति में क्या होगी, गिरावट। जब वस्तु की मांग अधिक है, पूर्ति कम है, तो हमारे देश की जो मुद्रा है उस मुद्रा का अधिकांश भाग उन वस्तुओं के पीछे, उन वस्तु और सेवाओं के पीछे भागेगा, जिसके कारण उन वस्तुओं की कीमत में क्या होगी, वृद्धि। क्या समझे आप? मैंने कहा साथियों कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वो माना जाता है मुद्रा में तेजी से वृद्धि या मुद्रा की पूर्ति में तेजी से वृद्धि। जब मुद्रा की पूर्ति में तेजी से वृद्धि होगी तो इसका सीधा कारण ये होगा कि उस देश में वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। जब उस देश की समग्र मांग बढ़ेगी तो साथियों जो उस देश में वस्तु हैं उन वस्तुओं की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो देश वहाँ के लोगों की जो मांग है उस मांग को पूरा करने में कैसा रहेगा, असमर्थ। जैसा कि मैंने कहा एक देश की जो वस्तु और सेवाएं होती हैं उनकी तुलना में उस देश में मुद्रा में तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उस देश की जो मुद्रा है उस मुद्रा का अधिकांश भाग उन गिनी चुनी वस्तुओं के पीछे क्या करेगा, भागेगा, जिसके कारण उन वस्तुओं की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, मुद्रास्फीति। पहला कारण स्पष्ट हुआ। ऐसे ही हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलें। तो साथियों सेकंड पॉइंट होगा औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में कमी। स्वतंत्रता के समय साथियों कुछ वर्षों में हमारे देश की जो औद्योगिक विकास दर थी वो अपेक्षा से भी कैसी रही, कम। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में हमारे देश के उद्योग धंधों की जो विकास दर थी, जो अपेक्षित विकास दर थी, वो कैसी रही साथियों, बहुत कम रही। बात करूं साथियों 1965 से लेकर 1965 से लेकर 1985 के मध्य की, तो यहाँ भी औद्योगिक जो उत्पादन था वो बड़ा ही, औद्योगिक उत्पादन जो था इसका निष्पादन बड़ा ही दयनीय रहा। मैंने कहा साथियों कि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में हमारे देश के औद्योग जो धंधे थे इनके विकास की दर अपेक्षा से कम रही।
जबकि साथियों 1965 से 1985 के मध्य का जो समय था, इसमें हमारे देश के जो औद्योगिक उत्पादन था, उस औद्योगिक उत्पादन का निष्पादन जो किया गया था वो बड़ा ही निराशाजनक रहा, या उद्योगों की बड़ी ही दयनीय स्थिति थी, जिसके कारण ये उद्योग धंधे हमारे देश की मांग को पूरा करने में कैसे रहे, असमर्थ रहे। जब मांग को पूरा करने में असमर्थ रहे साथियों, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमत में क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। क्या समझे आप? हमारे देश के उद्योग धंधे थे, वो उद्योग धंधे 1985 तक हमारे देश के मांग को संतुष्ट करने में असमर्थ रहे, जिसके कारण वस्तुओं की कीमत में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है, जिसे क्या कहा गया? मुद्रास्फीति। ऐसा ही कारण कृषि से संबंधित है। कृषि में अनेक क्रांतियां की गई साथियों। अनेक क्रांति और सुधारों के बावजूद भी हमारे देश में कृषि जो उत्पादन था वो कैसा बना रहा? कम। और कृषि उत्पादों की जो मांग थी, उस मांग में क्या होती रही? वृद्धि होती रही, जिसके कारण कृषि उत्पादों की जो कृषि उत्पाद थे उनके मूल्यों में क्या होने लगी? वृद्धि। अनेक क्रांति और सुधारों के बावजूद भी हमारे देश की कृषि उत्पादकता जो थी, वो कृषि उत्पादकता कैसी बनी रही? कम बनी रही। हमारे देश की कृषि हमारे देश की जनसंख्या की जो मांग थी, उस मांग को पूरा करने में असंतुष्ट रही। मांग में लगातार वृद्धि होती रही, उत्पादन हमेशा कम होता रहा। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु थी, या हम कह सकते हैं कृषि उत्पाद थे, उन कृषि उत्पादों की संख्या में, मूल्यों में हमेशा क्या होती रही? वृद्धि होती रही। अधिक जो मांग थी, वो अधिक मांग हमेशा मूल्यों में क्या करती रही? वृद्धि करती रही। कितने कारण स्पष्ट हुए साथियों? तो पहला, उद्योग धंधे हमारे देश के मांग को संतुष्ट करने में असमर्थ रहते हैं। उसी से संबंधित हमने बात की कृषि की। ऐसे ही हम तीसरे कारण के विषय में बात करेंगे। ऐसा ही तीसरा कारण है सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। प्यारे साथियों, विकास के साथ साथ सरकार के सामने बढ़ते उत्तरदायित्व जो हैं, विकास के साथ साथ सरकार के पास जो उत्तरदायित्व होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायित्व जो होते हैं, इनका भार भी बढ़ने लगते हैं। तो सरकार अपने बजट का अधिकांश भाग अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में क्या कर देती है? इन्वेस्ट कर देती है, या साथियों खर्च कर देती है। गौर कीजिए साथियों, पॉइंट है हमारा सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। सरकार चाहती है कि हमारे देश का विकास हो, लेकिन विकास के साथ साथ
सरकार के पास उत्तरदायित्वों का भार भी बढ़ता चला जाता है और इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए, इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए साथियों हमारी सरकार अपने बजट का अधिकांश भाग क्या कर देती है, खर्च कर देती है। और ये जो खर्च किया गया जो भाग है चाहे जनता पर किया गया, लेकिन ये जो भाग पूर्णतः कैसा नहीं होता साथियों, लाभदायक नहीं होता। जो सरकार ने इन्वेस्ट किया जनता पर, जनता के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए जो खर्च किया, वो खर्च पूर्णतः कैसा नहीं होता, लाभदायक नहीं होता। क्यों नहीं होता साथियों? क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो हमारे सरकार के कर्मचारी होते हैं, या हम कह सकते हैं प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने वाले सदस्य, वो क्या कर जाते हैं, उसको खा जाते हैं। तो उसका कुछ हिस्सा ही जनता तक पहुंच पाते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा इन्वेस्ट किया गया वो भाग, उस भाग का पूरा हिस्सा या पूरा अंश जनता तक नहीं पहुंचने के कारण ये स्थिति कैसी रहती है, पूर्णतः लाभदायक नहीं होती। कैसी नहीं होती दोस्तों? पूर्णतः लाभदायक नहीं होती। और ना ही साथियों हमारी सरकार किसी वस्तु का उत्पादन करती है। सरकार कैसी होती है? अनुत्पादक होती है, ना कि उत्पादक। जब साथियों सरकार वस्तुओं का उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की पूर्ति में क्या होगी साथियों? कमी। समझने की कोशिश करना। मैंने कहा साथियों कि हमारी सरकार हमारे देश के विकास के लिए और अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने बजट का अधिकांश भाग क्या कर देती है, उन योजनाओं पर खर्च कर देती है। लेकिन योजनाओं पर खर्च किया गया जो धन है, उस धन का पूर्ण भाग है वो जनता तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए ये खर्च जनता के लिए पूर्णतः कैसा नहीं होता, लाभदायक नहीं होता। जब पूर्णतः लाभदायक नहीं होता और साथ में दोस्तों सरकार उस खर्च को, उस व्यय को, उस बजट को जो खर्च करती है वो कैसा करती है? अनुत्पादक। अर्थात वो उत्पादन नहीं करती। जब उत्पादन नहीं किया जा रहा है तो बताओ वस्तुओं की या सेवाओं की पूर्ति होगी? नहीं होगी। लेकिन इससे जो जनता है उस जनता की क्रय शक्ति में क्या होती है? वृद्धि। इसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों? दोहरा प्रभाव पड़ रहा है। जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है सरकारी व्यय के कारण, लेकिन साथियों उन वस्तु और सेवाओं की मांग में कैसी होती है? कमी। वस्तु और सेवाओं की मांग कम है, मांग अधिक है और पूर्ति कैसी है? कम। तो ऐसी स्थिति में कौन सी कंडीशन उत्पन्न होगी? मुद्रास्फीति की। लोगों की क्रय शक्ति तो बढ़ती है सरकारी व्यय से, लेकिन जब मांग बढ़ रही है, क्रय शक्ति का मतलब मांग हुआ, खरीदने की क्षमता, वस्तुओं की मांग तो बढ़ रही है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी कंडीशन पैदा होगी? मुद्रास्फीति की। इट इज ओके। ऐसा ही साथियों चौथा कारण दे रखा है, अन्य कारण। अन्य कारण को समझने के लिए साथियों हम जनसंख्या वृद्धि को ले सकते हैं। हमारे देश में तेज गति से होने वाली जनसंख्या में वृद्धि भी इस मुद्रास्फीति के लिए क्या मानी जाती है? उत्तरदायी मानी जाती है।
क्योंकि साथियों जनसंख्या बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो उनकी पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे या ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, जो कि पहले से ही कम है। समझ में आया? एक देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है उस देश की आवश्यकताएं बढ़ेंगी और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें वस्तु और सेवाएं होनी चाहिए। जब वस्तु की मांग लगातार बढ़ रही है, उसकी पूर्ति लगातार कम होती जा रही है, उसका उत्पादन लगातार कम हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है उस वस्तु की कीमत में क्या होगी? वृद्धि। आगे साथियों मैं बात करूंगा इसके उपायों की कि मुद्रास्फीति के उपाय क्या हैं या मुद्रास्फीति को कैसे कम किया जा सकता है। तो साथियों जैसा कि हमने पढ़ा था कि मुद्रास्फीति जो है उस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के जो उपाय हैं वो उपाय इतने आसान भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमने देखा था कि मुद्रास्फीति का कोई एक कारण नहीं होता, ये अनेक कारणों का संयुक्त क्या होते हैं? परिणाम होते हैं। जब एक कारण नहीं है तो इसको नियंत्रित किया जाना भी कोई सरल काम नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जाना जरूरी है, क्योंकि एक देश के लिए कैसी होती है? हानिकारक होती है, इसलिए इसे रोका जाना भी आवश्यक है। तो इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? उन उपायों में साथियों हम बात करें सबसे पहले की, तो वो है दोस्तों मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय का सीधा सीधा अर्थ हुआ मुद्रा से संबंधित उपाय। ये मौद्रिक उपाय क्या है साथियों? जो केंद्रीय बैंक हैं, इन केंद्रीय बैंकों के द्वारा मौद्रिक उपाय अपनाए जाएं। किसके द्वारा? केंद्रीय बैंकों के द्वारा। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन बात ये आती है कि इसके द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए? मुद्रा की मात्रा, साख की उपलब्धता, ऋण आदि, इनको क्या किया जाए? प्रभावित किया जाए साथियों। किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक के द्वारा। मौद्रिक उपाय किसके द्वारा किए जाए? केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाए। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन कौन से मौद्रिक उपाय? जैसा कि मैंने कहा, मुद्रा की मात्रा, साख की उपलब्धता, ऋण आदि को क्या किया जाए? प्रभावित किया जाए। किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक के द्वारा। तो इससे होगा क्या साथियों? जब मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण होगा, तो मांग है या जो क्रय शक्ति है, मांग में क्या होगी? कमी होगी। अगर ऋण की दरों को कम कर दिया जाए बैंकों के द्वारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग ऋण लेंगे। ऋण लेकर क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे।
और उत्पादन करेंगे तो या हम कहेंगे कि उद्योग धंधों का निर्माण करेंगे, और उद्योग धंधों में क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। जब उत्पादन किया जाएगा तो पूर्ति क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। क्या समझे आप? मौद्रिक उपाय में केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाए, भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। मौद्रिक उपाय कौन कौन से किए जाए, मुद्रा की मात्रा में कमी कर दी जाए, साख की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ऋण की दरों में कमी कर दी जाए, ताकि उद्योग धंधों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दिया जा सके। जब उद्योग धंधों पर खर्च किया जाएगा तो सीधी सी बात है उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा पूर्ति बढ़ेगी, पूर्ति बढ़ेगी तो कीमतों में क्या होगी, कमी होगी। मांग कम क्यों होगी, क्योंकि मुद्रा की मात्रा कैसी करती जाएगी, सीमित करती जाएगा, इसलिए क्रय शक्ति में क्या होगी, कमी होगी, या मांग की मात्रा में कमी होगी, जिसके कारण मुद्रास्फीति की दर में क्या हो सकती है, कमी। क्या समझे आप? आगे हम बात करेंगे साथियों सेकंड पॉइंट की। अगला कारण है साथियों राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय में सरकार क्या करे कि जो कर होते हैं, करारोपण, उसके बाद हम बात करें सार्वजनिक व्यय, और साथियों ब्याज की दरों में सुधार करें, जिसके माध्यम से जो समग्र मांग है इस मांग में क्या हो, कमी, और समग्र पूर्ति में क्या हो दोस्तों, वृद्धि। राजकोषीय उपाय का मतलब कि राज्य के कोष में क्या हो, वृद्धि हो। ऐसे उपाय किए जाएं सरकार के द्वारा कि हमारे सरकारी बजट में क्या हो, वृद्धि हो, जिसके कारण वो सार्वजनिक खर्च कर सके, सार्वजनिक जो खर्च है वो सार्वजनिक खर्च को कम कर सके, और साथ में जो हमारे देश की जो समग्र पूर्ति है उस समग्र पूर्ति में क्या कर सके, वृद्धि कर सके। और ऐसा कब होगा साथियों, जब हमारी सरकार करारोपण, सार्वजनिक व्यय कम करेगी, ब्याज की दरों में सुधार करेगी, या हम कहें साथियों अप्रत्यक्ष जो कर है उस अप्रत्यक्ष कर में क्या की जाए, कमी, और प्रत्यक्ष कर में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। सार्वजनिक खर्च में क्या हो, कमी हो, जिसके कारण हमारी समग्र पूर्ति में क्या की जा सके, वृद्धि की जा सके। जब समग्र पूर्ति में वृद्धि होगी, समग्र मांग में कमी होगी, तो सीधी सी बात है उस वस्तु की कीमत में क्या होगी, कमी। क्या समझे आप साथियों? हमने कहा राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय का मतलब होता है कि ऐसे उपाय किए जाएं ताकि सरकार का जो बजट है उस बजट में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृद्धि की जा सके। जब सरकार के बजट में वृद्धि की जाएगी तो उसका होगा क्या, जब सरकार अपने बजट में वृद्धि करेगी तो सरकार ऐसे कार्य करेगी जिससे समग्र मांग कम हो और समग्र पूर्ति में क्या हो, वृद्धि। जैसे कि मैंने कहा सरकार अप्रत्यक्ष कर की जगह पे प्रत्यक्ष कर पे अधिक ध्यान दे,
सार्वजनिक खर्च कम करें, ब्याज की दरों को प्रभावित करें। ऐसे बहुत से कारण होंगे जिनकी वजह से हमारी जो मांग है वो मांग में क्या होगी, कमी, और पूर्ति में क्या होगी, वृद्धि। ऐसे ही साथियों एक अन्य कारण दे रखा है, अन्य उपाय में साथियों ऐसे उपायों के संदर्भ में जिक्र किया गया जो आवश्यकता की वस्तु होती हैं उन मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं को कहाँ उपलब्ध कराया जाए, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रणाली की दुकानों पर इसे उपलब्ध कराया जाए। अन्य उपाय में कहा गया कि ऐसी वस्तुएं जिनकी जरूरत मानव को हर हाल में होती है या जिनके बिना मानव रह नहीं सकता, या मैं ऐसे कहूँ कि मानव की मूलभूत जो आवश्यकता की वस्तुएं, उन वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से क्या किया जाए, जनता तक भेजा जाए, जिसके कारण उस वस्तु की कीमत में क्या होगी साथियों, कमी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उन वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, जिसके कारण उस वस्तु की कीमत में क्या होगी, कमी। आगे साथियों जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा गरीबी को लेकर होगा। तब तक के लिए थैंक्स। और साथियों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।